हेलो नमस्कार, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। और आज ये हम लोग का तीसरा वीडियो है। आपके फिजिक्स एमसीक्यू का यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, हम लोग आगामी आपके एग्जाम जो है प्रयोगशाला भर्ती परिचारक के लिए वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज का तीसरा वीडियो है फिजिक्स सेगमेंट से। इसमें आज की वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किसको कवर करेंगे, ग्रेविटी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन की जो संख्या है ये हालांकि यहाँ पे कम है। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसको हम लोग को 40 मिनट में क्या करना है, व्याख्या के साथ में इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, भले यहाँ पे आपके क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम लग रही होगी, लेकिन ये आपके 40 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन के बराबर हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पता है हमारे बुक, ठीक है, एचआर पब्लिकेशन की बुक है। कौन सी बुक है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का बुक है। ठीक है, इसका आप लोगों को सब्जेक्टिव बुक भी मिलेगा मार्केट में, और ये वस्तुनिष्ठ बुक अलग से आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग दोनों को परचेस कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से आपको ये लाभ होगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसका आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इस पुस्तक में आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ किस प्रकार के आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी कवर किया गया है। मैं आप लोगों को जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, ये हम लोगों का बुक है। इसी बुक से हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आता है क्या सिर्फ इसमें फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, तो फिर ऐसा नहीं है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं। ठीक है, इसमें आपको अन्य सभी सब्जेक्ट जो कि आपके प्रयोगशाला भर्ती परिचारक में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, आपका भारत का भूगोल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ सेगमेंट के भी इसमें क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके संबंधित टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन इसी बुक से आप लोगों को क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, एक बार इस बुक को आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने नजदीकी बुक डिपो में पता कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अपने नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यह कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करेंगे हम लोग एक मोटिवेशन क्वेट के साथ। ठीक है, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। आज का जो मोटिवेशन क्वेट है ये क्या है आपका, रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, जो रात की पढ़ाई होती है ये सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि रात में, ठीक है, क्योंकि रात में किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। ठीक है, रात की पढ़ाई को बेस्ट पढ़ाई माना जाता है, ये आप लोगों को पता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि रात में सिर्फ आप किताबों के लिए जागते हैं और किताबें आपके लिए जागती हैं, बाकी अन्य कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। ठीक है, इसी मोटिवेशन क्वेट के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेंगे, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है जोसेफ आस्पर्डिंग, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक मेजर, ऑप्शन सी है सर विलियम रैमसे, और ऑप्शन डी है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, प्रीवियस आपके चैप्टर में भी ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ग्रेविटी वाला पार्ट है, ये आपके मोशन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से चैप्टर के रूप में लिया है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटी का थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, तो ये सर आइजैक न्यूटन। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था। ठीक है, कौन सी कहानी, तो एप्पल वाली कहानी। एप्पल ट्री के नीचे क्या थे आपके, सर आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे। यहाँ से उनके ठीक है नीचे, ठीक है, तो एप्पल ट्री से क्या होता है, एप्पल का फल नीचे गिरता है। तो अब ये सोचते हैं कि ये फल आपके नीचे ही क्यों गिरा, तो आप लोग बोलोगे नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन को पता था ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, गोल है। ठीक है, इसी समय यहाँ पे भी आपका एक पेड़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक पेड़ हो सकता है, यहाँ पे भी आपका एक एप्पल का ट्री हो सकता है। इस पेड़ से आपके एप्पल को इस ओर गिरना चाहिए अंतरिक्ष में। ठीक है, इस पेड़ से इस ओर गिरना चाहिए, इस पेड़ से आपके इस ओर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ पे आता है, आपका जमीन की सतह पे आ जाता है। ठीक है, किस पे आ जाता है, आपके जमीन की सतह पे। तो इन्होंने यहां से किसकी खोज की, गुरुत्वाकर्षण बल की। इन्होंने कहा कि आपका ये जो एप्पल का फल नीचे गिरा है ये आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरा है। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपके अन्य सभी वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और इसी से इन्होंने दिया आपके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में इन्होंने 2 पॉइंट रखी सामने। ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहा, यदि 2 वस्तु हैं, ठीक है, यदि 2 वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक है, अगर दोनों r दूरी पर स्थित हैं, दोनों क्या है आपके r दूरी पर स्थित हैं, तो
जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इन पर, ये क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। ये इसका पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों पिंडों की मध्य दूरी, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी ये इन दोनों पिंडों की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, एक में आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला और एक में आपके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोला। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या मिलेगा आपका, ठीक है, यहां से दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो m1 इंटू m2, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। m1 क्या है यहाँ पे पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 क्या है यहाँ पे दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है यहाँ पे दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे इक्वल, हम लोगों को लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट वैल्यू जी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जी लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। और यहाँ पे जी क्या है, ठीक है, जी के बारे में बात करेंगे तो जी क्या है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है जी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू कितना होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यहाँ से हम लोग का मेन काम क्या रहेगा, ये जो आपका नियतांक है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हम लोग को मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, किसको ट्रांसफर करेंगे, हम लोग को कैपिटल जी की वैल्यू चाहिए तो कैपिटल जी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा नीचे। ठीक है, ऊपर में क्या है आपका एफ और नीचे में क्या आ जाएगा m1 इंटू m2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आर जाएगा ऊपर तो यहाँ से इंटू करके क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, जो जी की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी। अब यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होता है, एफ यहाँ पे बल है तो बल का मात्रक क्या होगा आपका न्यूटन होगा। क्या होगा आपका न्यूटन होगा। ठीक है, आर, आर यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की हम लोग किससे मापते हैं आपके मीटर से, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 यानी कि मास, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है यहाँ पे किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 बार है इसलिए क्या हो जाएगा किलोग्राम का वर्ग हो जाएगा। यानी कि जो आपका मात्रक निकल के आएगा, ठीक है, जो मात्रक यहाँ पे निकल के आएगा क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक निकलेगा। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट करके रखोगे, आगे वाले क्वेश्चन में ये आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए एक बार, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका क्या कहा जाता है, घनत्व कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, शक्ति कहेंगे कि भार कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण मतलब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। ठीक है, जो आकर्षण बल होता है इसका मान क्या होता है, तो ये होता है आपके mg यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान गुणित त्वरण। लेकिन ये त्वरण कैसा त्वरण है, तो ये है आपके गुरुत्व के अधीन त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलेंगे। ठीक है, तो mg यानी कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर लगाया गया गुरुत्वीय आकर्षण कहने का अर्थ है आपके द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग किसी भी वस्तु का भार या वेट या वजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वीय आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका भार बोलते हैं, उसका वजन बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके वेट और मास में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट और मास में दोनों में डिफरेंस होता है। फिजिक्स में आपके किसी भी वस्तु का वेट और मास में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट का मात्रक होता है यहाँ पे न्यूटन। क्यों होगा न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या है, आपके पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का गुरुत्वीय आकर्षण बल है। बल है, बल है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, और मास का मात्रक क्या होता है यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बल है, बल है इसलिए क्या कौन सी राशि होगी, तो ये होगी सदिश राशि। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। द्रव्यमान है मतलब क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अदिश राशि।
यहाँ पे वेट का भार पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके द्रव्यमान का भार प्रत्येक जगह पे क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं बदलता है और ये बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके कुछ बेसिक क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं किसके बीच में, आपके भार और मास के बीच में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका क्या कहेंगे, इसका कहेंगे हम लोग F बराबर mg, मतलब द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, इसी को बोलते हैं हम लोग भार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई मिलेगा आप लोगों को, भार या वेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भार या वेट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है, कौन सा आप लोगों से नहीं बन रहा है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो, ठीक है, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को टारगेट आज का कितना है, 10K है। ठीक है, जब आप लोग 10K पहुंचाओगे तभी आप लोगों को अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। अभी हमने बात की है, यहाँ पे वजन क्या हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है, रहता है, तो ये सत्य होता है। ठीक है, ये कथन आपका सत्य हो गया। आपके चंद्रमा पे जो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी पे किसी भी मानव का वजन कितना है, मान लो 48 न्यूटन है। ठीक है, कितना है आपका वजन, कितना है, 48 न्यूटन है। ये जब चंद्रमा पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपके वेट का 1/6 गुना हो जाएगा। वेट का 1/6 गुना यानी कि 48 बटा कितना कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पे कितना है, 48 न्यूटन है, और जब चंद्रमा पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये कथन आपका सत्य हो गया। कारण इसका दिया गया है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इसमें न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये कथन तो हम लोग का गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मतलब ये कथन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, हम लोग का क्या है, अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। ठीक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है आपके, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। मून यहाँ पे क्या कर रही है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अगर आपके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वहीं पे आपके मून का भी क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मून का भी क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इसी कारण क्या करता है, आपका कोई भी उपग्रह किसी भी आपके ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर सकता है। अगर दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, केवल पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता, तो मून को अपनी तरफ खींच लेता और चंदा मामा हमारे पृथ्वी में आकर के समा जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये कथन सत्य है, लेकिन कारण क्या है, यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कथन एक बोलता है कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, हो गया। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, पर कथन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, ये भी गलत हो गया। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये आपका सही हो गया। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, आपके CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहता है गुरुत्वीय तरंग के बारे में क्या सही है। ठीक है, गुरुत्वीय तरंग के बारे में क्या सही है, इसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, यह ब्लैक होल से संबंधित है। ऑप्शन बी, इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। ऑप्शन सी, इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी में किया गया था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसमें से हम लोग को बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कब उत्पन्न होते हैं, तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पे, कोई भी वस्तु आपका त्वरित होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पे त्वरित होती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका वेव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न हो जाता है, और ये वेव आपके दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो आपके वस्तु के द्रव्यमान यानी कि उसके मास पे, और दूसरा उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है, इन दोनों पे क्या करता है, यह आपका इन दोनों पे क्या करता है, यह निर्भर करता है। यानी कि उस वस्तु का मास जितना अधिक होगा उसमें उतना ही गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट में कहा गया है। और यहाँ पे पहला पॉइंट है, यह ब्लैक होल से संबंधित है।
आपके ब्रह्मांड में यदि दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं, ठीक है, तो उसमें आपके शक्तिशाली गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंग, सॉरी, गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो उसमें क्या होता है? आपका शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न होता है। छोटे वस्तु आपस में टकराएंगे तो उसमें कम, ठीक है, क्योंकि उनका मास क्या रहता है? कम, इसलिए हम लोग को महसूस नहीं होता कि उसमें गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि उसमें कम मात्रा में क्या होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉइंट तो हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 वर्ष पूर्व, ठीक है, 100 वर्ष पूर्व कहा है। ठीक है, तो 100 वर्ष पूर्व कहने का आशय इन्होंने आपके 1916 में इसकी खोज की थी। ठीक है, किसको? आपके गुरुत्वीय तरंग को। किसने? आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये कथन भी लगभग आपका सत्य हो गया। और चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस कथन को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया। ये कथन आपका सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये 2016 क्वेश्चन है, पटवारी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है, यह वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्म, बुद्धगुप्त, वरामिर, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो न्यूटन के पूर्व ही, ठीक है, न्यूटन ने आपके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को कब दिया था? तो 1665 में दिया था। कब? आपके 1665। लेकिन इसके पूर्व यानी कि 7वीं शताब्दी में ही, ठीक है, कब? आपके 7वीं शताब्दी में ही ब्रह्मगुप्त ने आपके इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा था? तो आकर्षक शक्ति कहा था। ठीक है, क्या कहा था? आकर्षक शक्ति की संज्ञा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी में एक प्रकार की आकर्षक शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, लेकिन इससे पूर्व आपके किसने दे दिया था? ब्रह्मगुप्त ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। भारहीनता होती है, भारहीनता कब होगी? ठीक है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ऑप्शन है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी है यहाँ पे निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी है इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो भारहीनता है, ठीक है, ये भारहीनता की स्थिति कब पैदा होती है? तो ये आपके, चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे आप लोग एक पढ़ोगे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी। स्मॉल जी के आपके मान में 3-4 प्रकार से यहाँ पे चेंज आते हैं। एक तो आपका सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर, ठीक है, सतह से ऊपर जाने पर। उसके बाद आपके सतह से गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, ठीक है। उसके बाद चौथा इसमें कारण है, यह है आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसमें से जो भारहीनता की स्थिति आती है ये इसी कारण आती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भारहीनता की कंडीशन आ सकती है। कैसे इसको हम लोग समझते हैं। आप लोगों को पता है पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूमती तो है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या करती है? गति करती है। यानी कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक अपने अक्ष पे घूमती है, दूसरा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या करती है? यहाँ पे गति करती है। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि यदि आपका पृथ्वी क्या करे, ठीक है, पृथ्वी यदि अभी जिस स्पीड से घूम रही है, अगर अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दे? 17 गुना कर दे, ठीक है। 17 गुना कहने का आशा है 24 बटा कितना कर देंगे? 17, ठीक है। मतलब आपका पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में क्या करती है? एक घूर्णन पूर्ण करती है। इसीलिए क्या होता है आपका? एक दिन और रात होता है। यदि ये अपनी स्पीड को क्या कर दे? 17 गुना कर दे, ठीक है। 17 गुना कर देगा मतलब कहने का आशा है लगभग आपके 1.04 घंटे में ही क्या कर दे? दिन और रात कर दे। कौन? आपका पृथ्वी। तब क्या हो जाएगा? आपके भूमध्य पे, ठीक है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएगा? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। और जब भारहीनता की स्थिति आ जाएगी तो आपके भूमध्य रेखा पे जो भी आपके मानव हैं या वस्तु हैं, जो भी पिंड आपका रखा हुआ है, ये आपके अंतरिक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक क्या करने लगेंगे? विचरण करने लगेंगे, ठीक है। तो यहीं पे कहा गया है कि भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में, तो गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति में क्या होता है? यहाँ पे भारहीनता का कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करें, मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, ये सतह है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ऊपर गिराते हैं तो इसके भार में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो भार में किसी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब आपका कोई पिंड है, ठीक है, पृथ्वी से गिराई जाती है तो इसके भार में किसी प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्या रहेगा आपका, नो चेंज, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक है, क्या बोला मैंने, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो ये क्या करेगी, सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाएगी, और एक अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। तो अपने अक्ष में जो घूमती है, एक रोटेट को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे और कुछ मिनट यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सूर्य, जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इसमें इसका स्पीड कितना होता है, तो ये होता है आपका 4400 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 4400 किलोमीटर पर हावर यानी कि पर घंटा यहाँ पे सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, कौन, आपका पृथ्वी। लेकिन इस गति का हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, जब पृथ्वी आपके इतने स्पीड से घूम रही है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हो। जैसे आप लोग क्या करोगे, किसी बैलगाड़ी में बैठ जाना, ठीक है, किसी बैलगाड़ी में बैठ जाना, तो बैलगाड़ी के स्पीड को आप लोग क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि आप लोग कितने गतिमान हो, ठीक है। उस बैलगाड़ी में बैठकर आप लोग कितने गतिमान हो। वहीं पे किसी सुपर फास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस की बात करें, या तो हम लोग बात करें कि आप एरोप्लेन में बैठे हो, ठीक है। तो एरोप्लेन की स्पीड होती है ज्यादा, किसकी तुलना में, आपके बैलगाड़ी की तुलना में, ठीक है। तो वहां पे आपको एरोप्लेन इतनी स्पीड से आपका गति करेगा, लेकिन आप लोगों को उसकी गति का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके सापेक्ष में आपकी गति क्या है, शून्य के बराबर है। इसी प्रकार से आपके जो हमारी गति है, ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष में हमारी गति लगभग शून्य के बराबर है, इसीलिए हमें महसूस नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। ऑप्शन भी है, अपने कक्षा में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति शून्य है। तो यही हम लोग का सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। संपूर्ण सूर्य मंडल चलायमान है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें केंद्र की ओर खींचता है। ये तो खींचता है, लेकिन इसका वैलिड रीजन क्या हो जाएगा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है, शून्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा। यदि आप लोग अंतरिक्ष में हो, मतलब कहने का आशय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो, वहां पे आप लोग सेव को छोड़ दोगे तो वो भी अंतरिक्ष में क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का सत्य हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। अब देखिए, किसी भी ग्रह में, ठीक है, किसी भी ग्रह में वायुमंडल कब पाया जाएगा, इसके लिए शर्त क्या है, ठीक है। वायुमंडल कब पाया जाएगा, इसके लिए शर्त, वायुमंडल के लिए शर्त। तो एक नाम सुने होंगे आप लोग, कौन सा, पलायन वेग या तो स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, आपका वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल में आपके गैस के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, गैस के अणु, ठीक है। तो इनका एक क्या होता है, औसत चाल होता है। क्या होता है यहाँ पे, औसत चाल होता है किसका, आपके गैस के अणुओं का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, VRMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VRMS। यदि इन गैसों के अणुओं का औसत चाल यानी कि VRMS, ठीक है, VRMS आपके पृथ्वी के पलायन वेग से क्या हो, कम हो, ठीक है। पृथ्वी के पलायन वेग कहने का आशय स्केप वेलोसिटी से क्या हो, कम हो, तो क्या होंगे, आपका किसी भी ग्रह में आपके क्या हो सकते हैं, किसी भी ग्रह में क्या हो सकते हैं, वायुमंडल हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि गैसों का अणुओं का औसत चाल, ठीक है, इन गैसों के अणुओं का औसत चाल यानी कि VRMS का मान, ठीक है, VRMS का मान बड़ा हो किससे, आपके, तो उस ग्रह के आपके स्केप वेलोसिटी से, ठीक है, यानी कि उसके पलायन वेग से, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएंगे, ये जो गैस के अणु हैं ये क्या कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। वहीं पे बात करें तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है यानी कि स्केप वेलोसिटी है, ये कितना होता है आपका, 11.2 किलोमीटर होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कितना होता है, चंद्रमा का होता है यहाँ पे 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पे चंद्रमा पे आपका वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण यही है कि आपके चंद्रमा का जो पलायन वेग है, वहां के जो गैस के अणु हैं उनके औसत चाल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि गैस के अणुओं का औसत चाल ज्यादा होगा किसके तुलना में, चंद्रमा के पलायन वेग के तुलना में। इसलिए गैस के अणु क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसीलिए चंद्रमा पे आपका क्या नहीं होता है, तो वायुमंडल नहीं होता है। इसीलिए जब आप लोग क्या करोगे, दो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग पृथ्वी पे किसी गुब्बारे को छोड़ोगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पे आप लोग क्या करोगे, किसी भी गुब्बारे को छोड़ते हो तो गुब्बारा ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे की ओर कौन सा बल लगेगा, पृथ्वी का आकर्षण बल यानी कि mg। ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, तो वायु द्वारा उत्प्लावक बल। ठीक है, वायु द्वारा आपका उत्प्लावक बल। तो इस उत्प्लावक बल का मान ज्यादा होगा किसकी तुलना में, आपके तो पृथ्वी पर लगाए गए आकर्षण बल की तुलना में। इसीलिए आपका गुब्बारा ऊपर जाएगा। वहीं पे चंद्रमा पे आप लोग क्या करोगे, किसी भी गुब्बारा को क्या करोगे, किसी भी गुब्बारा को छोड़ दोगे तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसमें उत्प्लावक बल आपका लगेगा ही नहीं, जीरो होगा। ठीक है, उत्प्लावक बल लगेगा ही नहीं, जीरो होगा। यानी कि उसमें कौन सा बल कार्य करेगा, तो उसमें केवल चंद्रमा का आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, वायु है ही नहीं तो उसमें कौन सा बल लगेगा, उसमें केवल एक ही बल लगेगा। इसलिए आपका गुब्बारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग क्या करना, पृथ्वी पे क्या करना, आप लोग एटम बम छोड़ देना। ठीक है, कुछ धमाका होगा, आवाज आप लोगों को सुनाई देगा। आप लोग चंद्रमा पे जाना, वहां पे एटम बम छोड़ देना, वहां पे आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है क्योंकि आपके जो आवाज है यानी कि ध्वनि है, ये क्या है, तरंग है, वेव है। और वेव को आपके विचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम। और माध्यम किसको बनाती है, निर्वात यानी कि हवा को। लेकिन आपके चंद्रमा पे हवा है ही नहीं, इसलिए वहां पे आवाज सुनाई देगा नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। इसको हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लोलक का की काली अवधि, टाइम पीरियड बताना है लोलक का। ठीक है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है आपका, टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है आपका, 2 पाई अपान क्या हो जाएगा, √L/G हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, तो लोलक की लंबाई है, क्या है, L लोलक की लंबाई, और G क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे होता है। टी क्या है, तो ये है टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। तो यदि लोलक की काल अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर, किस पे निर्भर करेगी, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, टी अनुक्रमानुपाती √L। ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी कि ये सिर्फ लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा। यहाँ पे प्रीवियस मतलब पृथ्वी पे क्या हो जाए, आपका गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि भारहीनता की कंडीशन आ जाएगी। मतलब भारहीनता कहने का आशय भार शून्य हो जाएगा। लेकिन आपको पता है द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन को आप लोग पढ़ सकते हो। ऑप्शन ये है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा। वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसमें ना तो बढ़ेगा द्रव्यमान, ना तो कम होगा, ना तो इसमें किसी प्रकार से शून्य होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भार आपका शून्य हो जाएगा, भारहीनता की कंडीशन आ जाएगी, और आपका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी आप लोगों को ये वीडियो सीरीज आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो है। प्रत्येक चैप्टर के हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, या तो बढ़ेगा, या तो कम होगा, या तो बढ़ेगा, या तो कम होगा। इसमें अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, हमें क्या देखना है, जी के मान में परिवर्तन देखना है। तो जी के मान में मैंने बताया है 4 प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान कम होता है। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, आपका जी के मान में परिवर्तन आता है। और तीसरा, पृथ्वी के आकार के कारण क्या होगा, यहाँ पे जी के मान में क्या रहेगा, कम होता है। ठीक है, मतलब कम ज्यादा होता है। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट रखा, यहाँ पे ये क्या है, आपका पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, आपका केंद्र है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। ठीक है, क्या है आपका सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आप लोग याद रखोगे। जैसे ही इस केंद्र से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जी का मान आपका बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और इसके जब सरफेस पे आएंगे, इसके जब सरफेस पे आएंगे, सॉरी, जब इसके सतह यानी कि सरफेस पे आएंगे तो जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये बात हो गई। ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे तो इसका मान घटता चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो इसका मान क्या होता जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 9.8 है, 9 8 7 6 5 इस प्रकार से घटता चला जाएगा। और आपके अनंत दूरी पर जाने पर, ठीक है, अनंत दूरी पर आपका क्या हो जाएगा, अनंत दूरी पर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, केंद्र पे 0 होता है, अनंत दूरी पे आपका 0 होता है। जैसे ही अनंत दूरी से हम लोग नीचे आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और आपका सतह से हम लोग नीचे आएंगे तो जी का मान घटेगा, केंद्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, और सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। एक और याद रखना है, पृथ्वी के आकार के कारण। ठीक है, तो पृथ्वी के आकार के कारण इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पृथ्वी यहाँ पे क्या होती है, ध्रुवों पे चपटी होती है, एक प्रकार से यहाँ पे अंडाकार आकार की होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, कहने का से ये सेंटर है। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या दे देता हूँ, भूमध्य रेखा। ठीक है, और आपका इसको मैं दे देता हूँ ध्रुव, यानी कि पोल। ठीक है, तो ध्रुवों पे चपटी होती है, यानी कि चपटी होगी मतलब आर, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव पोल, और ये क्या हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर की त्रिज्या। तो यहाँ पे जो आरपी, ठीक है, आरपी यानी ध्रुवों पे त्रिज्या, इसका मान क्या होगा, कम, किसकी तुलना में, आपके आर इक्वेटर के तुलना में। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो जी का वैल्यू होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू कहने का ऐसा क्या होगा, तो जी का वैल्यू होता है आपका जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम क्या है आपके पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। तो जी का मान यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपका क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, आपकी व्युत्क्रमणानुपाती हो जाएगा आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब यानी कि आर का मान कम तो जी का मान ज्यादा। ठीक है, आर का मान कम, जी का मान ज्यादा, और आर का मान ज्यादा मतलब जी का मान कम। तो यहाँ पे कम किसमें, आपके पोल में है। ठीक है, तो पोल पे आपका आर त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, इसलिए जी का मान क्या होगा, ज्यादा, इसलिए पोल पे आपका सर्वाधिक होता है। जी का मान क्या होता है यहाँ पे, पोल पे सर्वाधिक, और भूमध्य पे क्या होता है आपका न्यूनतम। भूमध्य पे क्या होता है आपका न्यूनतम, यानी कि कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, आपके ध्रुवों की तुलना में। ठीक है, जी का मान ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसमें दूरी क्या होती है आपकी, कम हो जाती है, और दूरी कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, दूरी ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी का मान घटेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रहे, ठीक है, तो त्रिज्या 1% कम कर दिया है। आपके त्रिज्या को कम करेंगे, ठीक है, आपका जी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, 1/r स्क्वायर। तो r को हम लोग कम करेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी। अब कितना बढ़ेगा, 0.5 की 0 आपका 2%, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से क्या लेंगे, आपके जो पृथ्वी पे लगने वाला आकर्षण बल है, इसका मान क्या होता है, जी एम इंटू एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम क्या है यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, और स्मॉल एम क्या है आपके वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल। आर क्या है यहाँ पे, तो रेडियस है, इसका रेडियस है आपके अर्थ का, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, अर्थ का रेडियस है। ये और आपके पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षित बल क्या होता है, तो ये होता है आपका एम जी। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, जी क्या है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। दोनों का मान बराबर हो गया, तो यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा, m इंटू जी। यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल, जी का वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगा, जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को जी का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग को जी का वैल्यू मिल जाएगा जी एम अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे आर में कमी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ,
आर के मान में कमी। तो आर के मान में कमी यानी कि आर डैश ले लेता हूं, और आर डैश का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस 1% कमी बोला गया है तो 1% आर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1% कहने का आशा है 1/100। ठीक है, 1 बटा कितना हो जाएगा 100 आर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 99 आर अपान कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना जाएगा 0.099 आर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 0.99 आर हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है कि जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि जी डैश का मान निकालना है। और जी डैश का मान क्या हो जाएगा, जी डैश का मान हो जाएगा जी एम अपान आर डैश स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये तो प्रारंभिक आपके जी के मान है, लेकिन 1% कमी करने के बाद आपके जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन होगा। यहां से हम लोग जी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम अपान आर डैश की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0.99 आर रखेंगे। ठीक है, 0.99 आर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आर डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि आपके जी के मान में कितना परिवर्तन हुआ उसको देखना है। ठीक है, तो जी के मान में परिवर्तन तो जी के मान में परिवर्तन कहने का आशा क्या हो जाएगा, प्रारंभ अंतिम माइनस क्या कर देंगे प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है आपका जी डैश है, प्रारंभिक क्या है आपका जी है। ठीक है, दोनों के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कितनी है आपका, इक्वेशन 2 से कितना हो जाएगा, जी एम अपान 0.99 आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आर होल स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे जी एम अपान आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 से दोनों का वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, ये किसका मान है आपके जी डैश माइनस जी का मान है। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन निकलेगा दोनों तरफ से क्या निकलेगा, जी एम अपान आर स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 बटा कितना बचेगा, 0.99 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को बचेगा। इसका मान हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका मान आपका जी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे जी का मान कितना है, जी एम बटा आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे जी, और यहाँ पे हम लोग जब आपके 0.99 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका कितना वैल्यू आएगा, 0.98 वैल्यू आएगा। ठीक है, आप लोग स्क्वायर निकाल करके देख सकते हो, उसके बाद -1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट निकालना है। इसके लिए हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जी माइनस जी अपान क्या हो जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 1/0.98, इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग आपके 1.02 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0.02 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, इसीलिए हम लोग को दोनों तरफ प्रति 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जी माइनस जी, जो कि आपके जी में परिवर्तन का वैल्यू है 100% कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग को 100% का गुणा करना पड़ेगा इंटू 100%। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2% निकल के आएगा। और 2% यहाँ पे आपका पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आया है मतलब वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 2% बढ़ेगी। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जब जी के आर के मान में 1% कमी करोगे तो आपका जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो इन चारों का कंक्लूजन हमने अभी देखा है। ठीक है, आपका ये क्या है, पृथ्वी है, ये सतह है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, चपटी है। तो ध्रुवों पे जी का मान, यानी कि आपके जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। तो आपका वेट बोला गया, वेट बराबर क्या होता है आपका mg, और जी का मान जहां पे ज्यादा वहां पे वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को तो एक बार कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ठीक है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल के कारण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, क्या बोला गया है,
पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, यानी कि आपका कोई भी कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, तो आकर्षण बल यानी कि F बराबर क्या होता है आपका mg, मतलब उसको क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, ठीक है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पे उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू उपग्रह यानी कि अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, अपकेंद्र बल के प्रभाव से यह होता है। कहने का आशय है, कोई मान लीजिए क्या आपका पृथ्वी है और कोई का आपका कोई उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो आपके इसके केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और यही अभिकेंद्रीय बल में आपके गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी क्या करती है, यहाँ पे आपका काम करती है। ठीक इसके विपरीत आपका एक बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, कौन सा बल, आपका अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो यहाँ पे यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा, तो ये आपके ग्रेविटी से प्राप्त होगा, यानी कि अभिकेंद्रीय बल से। और अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है, ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो अपकेंद्रीय बल प्राप्त करना रहेगा वो प्राप्त करेगा। इसी कारण आपके कोई भी उपग्रह क्या करते हैं, अपनी कक्षा में गति कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब महसूस होगा। ऑप्शन है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, भार अधिकतम। तो इसके कॉन्सेप्ट को एक ही बार में आप लोग क्लियर कीजिए। जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में 3-4 कंडीशन होती हैं। पहला आपका क्या हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ऊपर जा रहा हो। उसके बाद लिफ्ट नीचे आ रहा हो, लिफ्ट क्या हो रहा हो, नीचे। तीसरा आपका नियत वेग हो, नियत वेग से, ठीक है, नियत वेग से क्या करे, या तो ऊपर जाए या तो क्या है, नीचे आए। यहां से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि आपका लिफ्ट का डोरी टूट जाए, ठीक है, डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, यानी कि पिंड क्या करेगा, मुक्त रूप से गति करेगा, मुक्त रूप से गिर रही हो, मुक्त रूप से लिफ्ट गिर रही हो, तो उसके अंदर बैठे व्यक्ति के वजन में क्या प्रभाव आएगा उसको देखते हैं। यदि आपका लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा, आपके mg होगा। ये वास्तविक भार हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, वास्तविक भार हो गया। ये क्या हो गया, इसका रियल वेट हो गया, क्या हो गया, रियल, ठीक है। उसका एक आभासी भार होगा जिसका मान क्या होगा आपके, तो ये होगा m इंटू क्या हो जाएगा, g+a, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आभासी भार। तो यहाँ पे आपका भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, भार बढ़ेगा। जब नीचे आ रही हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, आभासी भार m इंटू g-a हो जाएगा, यानी कि भार घटेगा, क्या हो जाएगा, भार घटेगा। किसका भार घटेगा, उस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद नियत वेग से ऊपर या नीचे आ रही हो तो इसमें नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है, जितना भार है, यानी कि आपके आभासी और रियल भार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जब डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका लिफ्ट मुक्त वेग से गिरने लगेगा। तो जब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक मान जी के बराबर हो जाएगा, एक मान जी के बराबर हो जाएगा। कहने का आशय है आपके आभासी भार का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-a या g-g, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आपके वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0। तो ये होता है लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तु ऊपर जा रही हो तो उसका आभासी भार बढ़ेगा, ठीक है, वस्तु नीचे आ रही हो तो उसमें आपके लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्ति का भार घटेगा। नियत वेग हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और डोरी टूट जाए या मुक्त रूप से आपका लिफ्ट गिरने लगे तो उसके अंदर बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब भार बढ़ेगा, ठीक है, जब भार बढ़ेगा यानी कि अधिक महसूस होगा। कब अधिक महसूस होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, ठीक है, लिफ्ट क्या हो रही हो, ऊपर जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीसा की मीनार, ये अपने अक्ष से इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष से इस प्रकार से झुकी हुई है। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसीलिए आपका पीसा की मीनार नहीं गिर रही है। पीसा की मीनार कहने का से ये कहाँ पे स्थित है, आपके इटली में स्थित है, कहाँ पे, आपके इटली में, ठीक है।
यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। पिसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर रही, इसका कारण है पिसा की मीनार की गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, ठीक है, इसलिए पिसा की मीनार झुकी हुई अभी तक नहीं गिर रही है। इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। जैसे मान लो मैं इस आपके पेन को क्या करना चाहूँ, स्टेबल करना चाहूँ, ठीक है, तो ये अभी झुक कर गिर जाएगी, ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट पे ले जाता हूँ तो ये क्या है, अपने सेंटर ऑफ मास पे आ गई, ठीक है। आपका इस ओर अधिक विस्थापित है, इस ओर आपका कम विस्थापित है, ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपका पिसा की मीनार नहीं गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि पृथ्वी और सूर्य के दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव लगता। क्या बोला गया है यहाँ पे, सूर्य, ठीक है, हम लोग को एक सूर्य बनाना पड़ेगा। ये आपका सूर्य है, मान लो आपके पृथ्वी से आर दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर, आर। तो क्या बोला गया है, उसके स्थान पर आर का मान दुगनी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता। अभी जितना है उसका दुगना होता, अभी जितना है उसका चार गुना होता, अभी जितना है उसका चौथा भाग होता, अभी जितना है उसका आधा भाग होता। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, क्या होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अभी है, ठीक है, इसका मान हम लोग क्या कर दें, यदि हम लोग एफ डैश का मान यहाँ पे क्या कर दें तो 2r कर दें, आर की जगह क्या कर दें 2r कर दें, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, ठीक है, 1/4 यानी कि एक चौथाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक चौथाई। अब जितना है उसका कितना हो जाएगा, चौथा भाग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण उसको क्या प्राप्त होता है, उसको त्वरण प्राप्त होता है, आवश्यक, ठीक है। और आकर्षण बल में F बराबर mg, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को हम लोग 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से फेंक दें पृथ्वी की सतह से तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो ये आपका 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा, वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसका जो वेग है ये पलायन वेग से कम है। पलायन वेग का मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। कितना आपका, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इसको पृथ्वी से बाहर जाना है तब इसका वेग कितना होना चाहिए आपका, तो ये होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वस्तु है ये पृथ्वी पे वापस आ जाएगी, वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न किस कारण से करता है, ठीक है। तो आपका कोई भी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर या किसी भी ग्रह के चारों ओर कब चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, ये आपका अर्थ है मान लीजिए, और ये क्या है आपका उपग्रह है, कोई सा आपका इसका उपग्रह है, ये इसके चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि आपके केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्राभिमुखी, क्या बोलते हैं, केंद्राभिमुखी बल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और जितना इधर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इधर उसको एक आभासी बल यानी कि अपकेंद्री बल लगेगा, ठीक है। इसीलिए उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल। यहाँ पे ऑप्शन बी में बोला है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, यहाँ पे केवल गुरुत्वाकर्षण बल दिया रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, एक पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए, ठीक है। पृथ्वी की एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो क्या होगा, उसी कक्षा में भी वेग से परिक्रमण करता रहेगा, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कक्षा की स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा, ठीक है, ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, ठीक है, एक समान वेग से क्या कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। अचानक आपका गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो वह आपके कक्षा की स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या करेगा, भी वेग से गति करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि पृथ्वी को चंद्रमा
यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10 की पावर 20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगी। ठीक है, जितना आपका पृथ्वी चंद्रमा पे आकर्षण बल लगाएगा चंद्रमा द्वारा भी उतना ही आकर्षण बल लगेगा। कितना बल लग रहा है? 10 की पावर 20 न्यूटन, 10 की पावर 20 न्यूटन चंद्रमा पृथ्वी पे लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होगा। ठीक है, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है यहाँ पे मैंने बता दिया है। ये आपका केंद्र पे जी का मान क्या होता है? 0 होता है। केंद्र से ऊपर जाएंगे, सतह पे जाएंगे तो जी का मान कितना होगा? 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा और अनंत पे क्या हो जाएगा? जा करके शून्य हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जी का मान अनंत पे शून्य होता है, केंद्र पे शून्य होता है, सतह पे कितना होता है? 9.8 यानी कि अधिकतम होता है। सतह से नीचे आएंगे तो जी का मान घटेगा, सतह से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सही कथन बताना है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए, निम्न में से सही कथन, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। सही है क्या? पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर जी का मान समान नहीं होता है। ठीक है, आपके प्रत्येक सतह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा में कम होता है, केंद्र पे आपका कम होता है, और सतह की बात की गई है इसलिए ध्रुवों और हम लोग क्या लेंगे? भूमध्य रेखा को लेंगे। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। गलत है भाई, आपके ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर क्यों अधिकतम नहीं होगा? क्योंकि आपका आर का मान विषुवत रेखा पे ज्यादा रहेगा, और आर ज्यादा मतलब आपका जी कम, आर ज्यादा मतलब आपका जी कम, आर कम मतलब जी, आर क्या आपका ज्यादा तो जी ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, सतह के नीचे जी का मान कम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे जी का मान कम होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया है, ये जो आपका सतह है केंद्र में आपका 0 होता है, जैसे ही केंद्र से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 9.8 तक बढ़ेगा सतह में जाने पर 9.8, और ऊपर जाएंगे तो फिर से आपका कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाएंगे तो कम होगा, नीचे जाएंगे तो कम होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा सतह के नीचे जी का मान कम होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, इसलिए आप लोग आंसर को सुधार के पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य होंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर और पृथ्वी की सतह के नीचे जी का मान क्या होता है? कम होता है। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पे आर की मतलब आपकी पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है और पृथ्वी की त्रिज्या कम यानी कि जी का मान ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इस आंसर को आप लोग सुधार के पढ़ेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, इसमें आपके 4 ऑप्शन और मिलते, 1 और 2 कथन, कथन 1 और 2 सत्य। ठीक है, कथन 2 और 3 सत्य, तो उसमें क्या हो जाता? 3 और सॉरी कथन 3 और 4 सत्य, तो उसमें क्या हो जाता? कथन 3 और 4 सत्य हो जाते। ठीक है, इसको आप लोग सुधार के पढ़ेंगे, इसीलिए बुक को आप लोगों को परचेस करना है और एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वरना एग्जाम में आपको इस प्रकार की गलती हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपका सब्जेक्टिव के साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं? गड़बड़ी, यहाँ से हम लोग एक ही ऑप्शन को पढ़ते हैं और लगा के चल देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? ठीक है, तो इसको भी बताते हैं। गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, सूर्य का पृथ्वी की ओर चारों ओर परिक्रमा करना, ये सत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिन और रात का होना, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति, ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है। इसमें एक बल कार्य करता है, मतलब आपका क्या बोल रहा है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी ये आपका सन है। ठीक है, इस सन के चारों ओर पृथ्वी आपका चक्कर लगाती है, किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो यही आपको बोला गया है, जिसकी दिशा किसकी ओर होती है? सूर्य की ओर होती है। तो पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर का परिक्रमण करना, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ये आपका पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल? आपका केंद्रामुखी बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी, शक्ति यानी कि पावर बोला गया है। ठीक है, मशीन का पावर कितना होगा? तो मशीन का पावर निकालना है, इसको हम लोग पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर बराबर क्या होता है? आपका वर्क इनटू आपका डेल टी। ठीक है, वर्क अपान समय। तो यहाँ पे वर्क कितना दिया है? तो 10 जूल कार्य, सॉरी 500 जूल कार्य,
500 जूल, ठीक है। उसके बाद आपका जो मशीन की सॉरी जो सेकेंड दिया गया है, समय दिया गया है, कितना दिया है 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, क्योंकि पावर का मात्रा क्या होता है वाट, ठीक है। जूल अपन समय किसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। 50 वाट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का गुरुत्वीय केंद्र होता है, ठीक है। बेलन का गुरुत्वीय केंद्र उसके ज्यामितीय अक्ष के मध्य बिंदु होता है, ठीक है। उसकी ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु होता है, उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होता है उसके ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु होता है। जो उसका अक्ष बनेगा, ठीक है, जो एक्सिस बनेगा उसका मध्य बिंदु उसका क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा, ठीक है। जब आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट को थोड़ा समझना, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, नगण्य होगा। मतलब ये आपका पृथ्वी की सतह है, इससे आप लोग क्या कर रहे हो, एक गेंद को ऊपर फेंक रहे हो, मतलब आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, मतलब जी का मान है, ये इसके केंद्र की ओर काम करता है। किसके, आपके पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, पृथ्वी के केंद्र के विरुद्ध आप लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हो, मतलब उसके विरोध में काम कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक होती है, और पृथ्वी की सतह से नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं, ठीक है। तो इसमें जड़त्व, भार से जड़त्व का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कोई वस्तु जड़त्व रख सकती है लेकिन भार नहीं। जड़त्व आपके किस पे निर्भर करता है, तो ये मास पे निर्भर करता है, केवल और केवल मास पे निर्भर करता है। इसलिए आपका भार जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या रहेगा। यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे दो आपके पार्टिकल हैं, ठीक है। एक का द्रव्यमान यहाँ पे m1 ले लेते हैं, एक का द्रव्यमान यहाँ पे m2 ले लेते हैं। दोनों के मध्य की दूरी कितना है, r है, ठीक है। तो इस r को हम लोग क्या कर दें, दुगना कर दें, इसकी दूरी को बढ़ा दें, ठीक है। एक और r कर दें, यहाँ पर कर दें, तो इसकी जो दूरी है कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो उसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है यहाँ पे, तो एक क्या होता है आपके उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो पहला हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में एफ डैश का मान निकालेंगे। यहाँ पे आर की जगह हम लोग क्या लेना है, तो आर की जगह क्या लेना है, 2r लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r लेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/4r², 1/4 यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि आपके कैपिटल जी का नियतांक शुरू में ही हमने देखा है, ठीक है। का मात्रक पूछा है, तो मात्रक जी का मान क्या होता है, तो जी का मान होता है आपका f आपका r²/m/m2, ठीक है, m1 × m2। तो f का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। r यानी दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। चूंकि वर्ग है तो इसमें वर्ग लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m1 × m2 यानी कि किलोग्राम का भी वर्ग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें दिया है न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोगों का 10K नहीं पहुंचेगा आप लोगों को इस सीरीज का अगला वीडियो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे। चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का सूर्य पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इसी कारण क्या उत्पन्न होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। समुद्र में क्या उत्पन्न होता है, ज्वार, ठीक है। इसको आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित होता है, तो ये आपके कोणीय संवेग पर आधारित होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इसको हम लोग किस नियम से जानते हैं, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। केपलर का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, कोणीय संवेग संरक्षण का द्वितीय नियम कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण को इसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है, आपका सीजीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है केवल आवेशित कणों पर, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, सभी पिंडों के लिए। तो न्यूटन ने पूरे ब्रह्मांड की बात की थी, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा था, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पार्टिकल पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी पिंडों के लिए, ठीक है। सभी पिंडों का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये कहा था, ठीक है। तो बुक में आप लोगों का इतना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन का वादा किया था, इसलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को बताना है जी का मान क्या होता है, ठीक है। जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होगा, और इसका मात्रक आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका मात्रक बताना है, जी का मान और मात्रक, ठीक है, दोनों आप लोगों को बताना है। ये कमेंट में, ये 39 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को मैं कहानी के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक भालू है, ठीक है, एक भालू है, क्या है ये, आपके ध्रुवों पे एक पहाड़ी है, उस पे से आप लोग क्या कर देते हो, उस भालू को धक्का दे देते हो। अब आपका जो भालू है ये आपके जी त्वरण से नीचे की ओर गिर रहा है, तो बताइए इसका रंग क्या होगा, ठीक है। भालू का रंग यहाँ पे बताना है, भालू का रंग, ठीक है, भालू का रंग यहाँ पे आप लोगों को बताना है। भालू का रंग क्या होगा, आपके ध्रुवों से आप लोग किसी भी भालू क्या कर दे रहे हो, ठीक है, किसी भी भालू को आप लोग ध्रुवों से नीचे की ओर गिरा रहे हो, ठीक है। आप लोग कहाँ पे चले गए, पृथ्वी के पोल में चले गए, ठीक है, पोल में आप लोग चले गए, और इसमें से पहाड़ी से आप लोग क्या कर दिए, आपका एक भालू को आप लोग नीचे की ओर गिरा रहे हो, किस त्वरण से, आपके जी त्वरण से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, भालू का रंग बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, किसमें बताना है, आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस वीडियो तो इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे आप लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग आपका लेकर के आएंगे, उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है आप लोग कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।